हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज की डेट है 13 अक्टूबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम टोटल 3 एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल पॉलिटी से संबंधित है, जिसमें राइटर बात करते हैं कि करंटली जो कॉलेजियम सिस्टम आप जानते हो उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आए हैं सामने, उसको देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ओवरऑल कॉलेजियम सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा आर्टिकल थोड़ा इकोनॉमी से संबंधित आप मान सकते हो, जहां इलीगल गुड्स के अगेंस्ट जो वॉर है उसकी रिगार्डिंग राइटर बात कर रहे हैं। एंड थर्डली इन्वायरमेंट से एक मिलता जुलता एक आर्टिकल है, दैट इज फॉरेस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे लिंक्ड है, ये सारी चीजें यहाँ पर राइटर ने कुछ अपने व्यूज दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट कोट देना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं आप अपने एसेस के अंदर या एथिक्स के आंसर्स में डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो आज की कोट है, दैट इज टू एजुकेट अ पर्सन इन द माइंड बट नॉट इन मॉरल्स इज टू एजुकेट अ मीनास टू द सोसाइटी। और ये बात बोली गई है बाय थियोडोर रूजवेल्ट। ये आप जानते हो यूएसए के 26 प्रेसिडेंट थे। इनकी देखो ये जो बात है वो आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाती है। जहां पर आज के टाइम पे हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, पर क्या हम उनके मॉरल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लोगों के अंदर मोरालिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्या जो होता है एक तरह से मॉरल एजुकेशन, वो एक्चुअल में है या नहीं है? ये लाइन काफी कुछ बोल देती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग। कैसे? देखिए, आप एग्जाम्पल समझिए। आजकल देखो बहुत सारे हमें डिफरेंट डिफरेंट, चाहे बात कर लो ब्यूरोक्रेट्स की बात कर लो या फिर जैसे आप आईएएस ऑफिसर्स की बात कर लो। आप सभी जानते हो कि आईएएस बनने के लिए एक बहुत अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, तभी आप डेफिनेटली बन पाओगे। बट कई बार हमें कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर के घर से आपको 100 करोड़ रुपया मिल रहा है या सो इस तरह की चीजें हो गया। या फिर डिफरेंट आईएएस ऑफिसर या और ऑफिसर्स की बात करूं तो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स में। या फिर कई बार होता है कि बहुत एजुकेटेड पर्सन के हमें देखने को मिलता है कि डॉरी की वजह से उन्होंने अपनी जो डॉटर इन लॉ था उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इस तरह की चीजें बहुत कॉमन है। एंड इवन देखो, जो वर्ल्ड के काफी बड़े टेररिस्ट हैं जैसे ओसामा बिन लादेन है, राइट? तो ये पर्टिकुलर पर्सन भी तो काफी हाईली एजुकेटेड था, बट कहीं ना कहीं शायद मॉरल्स अच्छे नहीं थे, उस वजह से टेररिज्म वाली चीजों में इन्वॉल्व हो गया। इवन आप देखो, जैसे आजकल आजकल तो काफी फेमस चल रहे हैं हर्षद मेहता, ठीक है? इनके रिगार्डिंग जो हमें मूवीज या टीवी सीरीज भी देखने को मिली, केतन पारेख, ये सारे इकोनॉमिक के रिगार्डिंग इश्यूज थे इनके, ठीक है ना? और देखो कितने बड़ी चीजों को इन्होंने पुल ऑफ किया। तो वो कैसे कर पाए? तो एजुकेटेड तो ये डेफिनेटली थे, बट शायद मॉरल एजुकेशन में मिसिंग थी। इसके साथ ही सहारा स्कैम हो गया, या इवन जो हमारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है ना, विजय माल्या, नीरव मोदी, इनमें कोई ऐसा थोड़ी था कि कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। नहीं, सब अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, बट इन्होंने अपनी एजुकेशन का गलत तरह से यूज करा। तो उसी वजह से क्या हुआ? उसी वजह से एक ये सोसाइटी के लिए मेनेस बन गए, जहां पर लोगों के लिए एक नेगेटिव इन्होंने चीजें कहीं ना कहीं करके दिखाई, ठीक है? उसी तरह से देखो आजकल जो कई साइबर क्राइम्स होते हैं। अब साइबर क्राइम्स जो पीछे पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, वो तो डेफिनेटली काफी एजुकेटेड है, बट क्योंकि उसके मॉरल्स ठीक नहीं थे, तो हमें देखने को मिलता है कि उसने नेगेटिवली उसको इसको यूज किया। ऑन द अदर हैंड आप देखिए ना, जो कहीं ना कहीं जिनकी माइंड में भी जो अच्छी एजुकेशन थी मॉरल्स के अंदर भी, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, डेफिनेटली उन्होंने कंट्री के लिए कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। क्यों? क्योंकि उनकी दोनों चीजें टिक थी, माइंड भी मॉरल भी। उसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी हो गए, राइट? इस तरह से आपकी ढेरों एग्जांपल्स है जो आप कहीं ना कहीं आपको बताती हैं कि अगर एक पर्सन को सिर्फ आपने दिमाग में तो ट्रेन कर दिया, पर अच्छी मोरालिटी, अच्छी एजुकेशन, प्रॉपर वैल्यूज जैसे कि इंटीग्रिटी, ये चीजें अगर आपने उनके अंदर इनकलकेट नहीं ना करी, तो डेफिनेटली वो पर्सन अच्छे कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे हमारी सोसाइटी के लिए, बल्कि एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ही उसको माना जाएगा। इवन देखो गांधी जी ने भी बोला है, नॉलेज विदाउट करेक्टर इज अ सिन। आप जानते हो गांधी जी के 7 सिंस हैं, उनमें से एक सिन नॉलेज विदाउट करेक्टर भी उन्होंने बोला हुआ है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जहां पर एजुकेशन की पॉइंट है, वैल्यू एजुकेशन भी या मॉरल एजुकेशन भी उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डेफिनेटली होना चाहिए, राइट? इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के एडिटोरियल की हम स्टार्ट करते हैं। और पहला आर्टिकल है, दैट इज रिगार्डिंग द कोर्ट एंड द प्रॉब्लम विद कोलिजियम। देखिए, यहाँ पर जो राइटर ने थोड़ा ना क्रिटिकल पॉइंट प्रेजेंट किया हुआ है, तो उसी तरह से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो बात करिए कि जब से बहुत बार ऐसा हुआ है, हमने पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि कोलेजियम सिस्टम बार बार चीजों की वजह से न्यूज में आ जाता है। अभी देखो इस बार क्या हुआ है, जो हमारे करंटली जो सीजीआई बने हैं ना नए, जस्टिस यूयू ललित, जो पहले एनवी रमन्ना जी थे उनको रिप्लेस किया, उनकी जगह नए चीफ जस्टिस जो हमारे थे, जस्टिस यूयू ललित।
उन्होंने अभी रिसेंटली एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग कोलिजियम के लिए थी, पर कहीं ना कहीं उसमें क्या हुआ, उसमें सभी लोग नहीं उपस्थित हो पाए, तो इस वजह से उस मीटिंग को एक तरह से कैंसिल किया गया और उन्होंने एक पेपर के ऊपर मांगा कि आपके सुझाव क्या होने चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होगी कि इतना भी क्या हो गया कि सभी जजेस मिल नहीं पाए, ठीक है, इस तरह से ये बातें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली हैं। तो देखो, पहले सबसे पहले ना हम समझ लेते हैं कि आखिर ये कोलिजियम सिस्टम होता क्या है। देखो, अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 124 को पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से हमारे जो जजेस हैं उनको किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, ये सारी बातें यहाँ पे हमें लिखी गई हैं। ये मेजरली हमारा सुप्रीम कोर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंड उसी तरह से हमें आर्टिकल 217 के अंदर हाई कोर्ट के रिगार्डिंग प्रोविजन हमें देखने को मिल जाती है कि उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाली लाइन, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट by warrant under his hand and seal after consultation with such of the judges of Supreme Court and High Court in the states जहां पे है। तो यहां पर एक वर्ड आया, क्या वर्ड आया, कंसल्टेशन। बात क्या करी, सुप्रीम कोर्ट के जज को बेसिकली अगर अपॉइंट करना है तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट। पर क्या करेगा वो, मतलब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब करेंगे कंसल्टेशन किसके साथ, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं ना कहीं वो डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर बेस्ड है, राइट, ये सारी चीजें आप जानते हो। और इस वजह से क्या होता है कि ये भी एक तरह से कि जुडिशरी को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे अपॉइंटमेंट देख लिया कि जुडिशरी अपॉइंट हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा करते हैं, और अगर कहीं रिमूव करना हो तो उनको लेजिस्लेचर के द्वारा रिमूव किया जाता है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस का तो प्रिंसिपल है, पर कहीं ना थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि ये जो वर्ड आ गया बीच में, कंसल्टेशन, कंसल्ट करना, इसका मीनिंग क्या होता है। क्या कंसल्ट करने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक मैं हूं, मैंने आपसे पूछा कि हाँ भैया बताओ क्या लगता है, तो ये आप अपना कुछ सुझाव सुझाव दे, ठीक है ना, अपना सजेशन दे, तो या तो मैं उस सुझाव को मान लूं, या फिर हो सकता है कि उनके सुझाव के बावजूद भी मैं उसको ना मानूं, मैं अपनी मनमर्जी करूं, ठीक है। तो कंसल्टेशन का मीनिंग क्या हुआ, क्या सिर्फ राय जाननी है, या राय अगर उन्होंने जो दी उस पर अग्री भी होना है, ये एक मेजर क्वेश्चन बन के आया। और इसी वजह से क्या हुआ, हमारे पास ना कुछ अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स आई, उनको समझते हैं। देखिए, पहला एक्चुअल में क्या हुआ, हमें देखने को मिला कि इस तरह से अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में हमारे केसेस गए। तो एक केस आया जहां उसमें ना इसकी इंटरप्रिटेशन दी गई आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 की। यहां पर बात क्या हुई कि कंसल्टेशन का मीनिंग कंकरेंस नहीं है। मीनिंग क्या है, मीनिंग सिंपली ये है कि प्रेसिडेंट साहब को सिर्फ कंसल्ट करना है सुप्रीम कोर्ट को, मतलब जजेस को जो उनके हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो दे दिया फैसला वो सही है। मीनिंग क्या पॉइंट है कि ये रहे प्रेसिडेंट साहब, ये पूछेंगे, मान लीजिए जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इन्होंने पूछा कि हाँ ये जज मैं अपॉइंट करना चाहता हूँ, ये ठीक लग रहा है आपको, तो सीजीआई ने क्या बोला, मान लीजिए वो सीजीआई शायद अग्री ना करे, ठीक है, वो बोले कि नहीं सर आप ये डिसीजन मत लो, कुछ और लो। तो इन दी एंड प्रेसिडेंट की मर्जी है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात को माने या ना माने। पॉइंट समझ आया। तो सिर्फ कंसल्ट करना है, यहां पे ऐसा बोला गया, जरूरी नहीं है उनके साथ अग्री करें। इसको क्या बोल दिया हमने, इसको बोल दिया फर्स्ट जजेस केस। इसमें देखो, आपने अगर इस चीज को समझा है तो यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ, यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसकी बढ़ गई, यहाँ एग्जीक्यूटिव की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जुडिशरी के पास पावर नहीं है। बट फिर क्या हुआ, ठीक है, फिर कुछ सालों के बाद दोबारा से हुआ, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला गया कि इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग की देखो कि क्या ये ठीक है या नहीं है, तो उसको क्या बोल दिया हमने, सेकंड जजेस केस। अब इसके अंदर क्या हुआ सर, देखो यहां पर ना जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उसमें 9 लोग बैठे, 9 जजेस बेंच थी, और 9 जज बेंच ने जो अपना फैसला दिया उसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि हम ना एक स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज नोन एज कोलिजियम सिस्टम। अब कोलिजियम सिस्टम में क्या हो रहा है, देखो जब भी कहते हैं कि हम क्या करेंगे, जजेस को या तो ट्रांसफर करेंगे या फिर उनकी अपॉइंटमेंट करनी है, तो तब हम एक कोलिजियम सिस्टम की एडवाइस लेंगे। और ये कोलिजियम सिस्टम होगा क्या, देखो कोलिजियम सिस्टम में जैसे मान लीजिए यहाँ पर ना एक्चुअल में बात करेगी कोलिजियम सिस्टम की, सीजीआई और उनके साथ 2 और जज होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। वो रिकमेंड करेंगे कि मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई चीज करनी है तो ये बताएंगे कि हाँ इसको हम कर सकते हैं। और यहां पर क्या बात करी कि फिर इन्होंने जो डिसीजन बता दिया, किसको बता दिया, प्रेसिडेंट साहब को, वो प्रेसिडेंट साहब को मानना पड़ेगा। पॉइंट समझ आया। फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ था, फर्स्ट जजेस केस में सीजीआई जो भी एडवाइस दे रहे थे वो जरूरी नहीं था कि प्रेसिडेंट साहब माने, पर यहां पर इन्होंने बोल दिया कि भैया ये जो कोलिजियम सिस्टम है जहां सीजीआई और 2 जजेस मिलकर कुछ डिसाइड करते हैं, वो जो एडवाइस कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को देंगे वो प्रेसिडेंट साहब को माननी पड़ेगी।
तो यहाँ पर ना आप देख रहे हो कितना उल्टा डिसीजन ले लिया, एज इन की फर्स्ट जजेस केस के बिल्कुल विपरीत डिसीजन यहाँ पे हमें देखने को मिला। फिर थोड़े साल बाद एक और केस हो गया, दैट इज नोन एज व्हाट, थर्ड जजेस केस। यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, जो हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट थे के आर नारायण साहब, उन्होंने पूछा था एक तरह से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर कि क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर उनकी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू ये थर्ड जजेस केस आया था। अब यहाँ पर भी देखो सिमिलर चीज ही हुई, पर फर्क क्या हुआ, कोलिजियम सिस्टम को एक तरह से इन्होंने एक्सपेंड कर दिया। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कैसे एक्सपेंड कर दिया, इन्होंने बोला कोलिजियम सिस्टम में कौन होगा, सीजीआई और साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ये मिलके बताएंगे किसको, ये मिलके डिसाइड करेंगे, ठीक है, और बताएंगे प्रेसिडेंट साहब को, और जो डिसीजन इन्होंने दे दिया फिर वो प्रेसिडेंट साहब को मानना पड़ेगा। अगर मान लो प्रेसिडेंट साहब नहीं भी मानते, जैसे सेकंड जजेस केस में बोला गया था ये, कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने एक बार मना किया और बोले कि आप ना रिकंसिडर करो, एक बार दोबारा से सोचो, फिर हो सकता है कि ये सेम एडवाइस वापस से दे दें, तब प्रेसिडेंट को तो डेफिनेटली वो माननी पड़ेगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो इवॉल्विंग हुई है ना इस पर्टिकुलर चीज की, कोलिजियम सिस्टम की, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए या फिर इन जनरल में बात करूं जो जुडिशरी है, उसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसा बोला भी जाता है कि इंडियन जुडिशरी ही या फिर इंडियन सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जज ही खुद को अपॉइंट कर रहे हैं, तो ऐसा बाकी जगह पे और कहीं नहीं देखा जाता। तो पहली बात तो ये कि कोलिजियम सिस्टम थोड़ा समझ आ गया कि कोलिजियम सिस्टम आखिर होता क्या है। अब देखते हैं कि राइटर बोल क्या रहे हैं। देखो राइटर बता रहे हैं थोड़ी सी टाइमलाइन कि अभी हुआ क्या, 26 सितंबर को एक मीटिंग होनी थी, जो पांचों मेंबर्स हैं, पांचों मेंबर मतलब सीजीआई और साथ ही साथ उनके जो 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं, उनकी एक मीटिंग बुलानी थी कि क्या आप देखो कि ट्रांसफर किसका करना है, किस तरह से कैसे इनकी प्रमोशन वगैरह करनी है इसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने कुछ चलो फैसले वगैरह ले लिए, ठीक है, कुछ और नाम भी यहाँ पे लिए गए। अब यहाँ पर वो 30 सितंबर को मिलने वाले थे, बाद में जो मीटिंग होने वाली थी, पहले 26 को होगी बट वो 30 को मिलने वाले थे। तो यहाँ पर जो हमारे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं, वो कहीं और बिजी थे एंड वो कहीं ना कहीं इस मीटिंग में नहीं आ पाए, ठीक है, एक तरह से ऐसा कह लीजिए। तो बाद में क्या हुआ, फिर बात करेगी कि एक तरह से मैं राइटिंग में उनसे पूछ लेता हूँ, राइटिंग में उनसे मैं पूछ लेता हूँ, तब उनके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे सीजीआई हैं जस्टिस यूयू ललित जी, उन्होंने इस चीज के रिगार्डिंग डिस्कशन मांगा। पर यहाँ पर क्या हुआ, जो जस्टिस चंद्रचूड़ जी थे और जस्टिस नाजीर जी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि ये प्रोसीजर ऑफ सर्कुलेशन ठीक नहीं है, यानी कि हम तो मीटिंग करके मिलते हैं ना, ये इस तरह से कैसे कर रहे हैं। दिस वाज द मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन। देखो कई बार क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कंटेंशन इस बात पे आता है कि हम सोचते हैं कि ये जज नहीं कर, इस जज को प्रमोट नहीं करना, किसी और जज को प्रमोट करें, बट नहीं, यहाँ पर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो था प्रोसीजर के अंदर, कि किस तरह से ये इस तरह से क्यों एडवाइस मांग रहे हो, एज इन की हम तो किसी और तरह से वर्क करते हैं, ठीक है ना, हम तो जिस तरह से मीटिंग करके करते हैं तो उस तरह से ये चीज होनी चाहिए। तो ये चीज थोड़ी कोलिजियम के रिगार्डिंग थोड़ी कंट्रोवर्सी इस वजह से इमर्ज हुई है, राइट। इसी तरह से देखो राइटर थोड़ी, जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा क्रिटिकल व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने यही बात करी है कि जो इसके रिगार्डिंग इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस डेफिनेटली हमें पूछने चाहिए अगर इस तरह का सिचुएशन कुछ ना कुछ आती है, ठीक है। और अगर देखो, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम इतने जब इंपॉर्टेंट काम करता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 5 लोग, 5 लोग का मतलब सीजीआई और जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो सेम बिल्डिंग में बैठते हैं, क्या वो कभी मिल नहीं सकते। क्या हो सकता है चलो उस दिन नहीं, वो बिजी थे, उस दिन उनका केसेस चल रहे थे, अगले दिन मिल लेते फिर कंक्लूड कर लेते। तो ये राइटर का इस तरह से कहना है कि अगर इतना ही, और साथ ही साथ अगर इतना ही मिलना मान लीजिए चलो मुश्किल भी हो गया, आपस में नहीं मिल पाए, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, तो क्यों नहीं, जैसे ना कि अभी जैसे हम लोग भी तो सारे जूम के ऊपर बात कर लेते हैं, तो ये लोग उस तरह से क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। जब कोविड-19 के टाइम पे जुडिशरी ने इतना सारा काम ऑनलाइन किया, इंटरनेट के माध्यम से करा, तो ये क्यों नहीं करा जा सकता था। तो इस तरह की चीजें राइटर कुछ ना कुछ पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं ये पॉइंट ठीक नहीं था, इनको जो तरीके से जो कोलिजियम सिस्टम जिस हिसाब से मिलता है या जो चेंजेस कर सकते थे वहां इनको करने चाहिए थे। तो ये थोड़ा कोलिजियम सिस्टम के रिगार्डिंग एक नेगेटिव या क्रिटिकल व्यू ये प्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से देखो साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन भी राइटर रेस करते हैं, जैसे कि आप देख लो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलेगा, कोलिजियम वर्ड का कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा। तो एक तरह की क्या हुई, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई, बिल्कुल, क्योंकि देख रहे हो आप, जो हमने फर्स्ट जजेस केस का बढ़ा, उसको एक्चुअली में नाम ना एसपी गुप्ता केस भी बोलते हैं उसको। तो उस एसपी गुप्ता केस के अंदर पहले तो इन्होंने ये बोल दिया कि प्रेसिडेंट की जो मर्जी है वो जिसको मर्जी अपॉइंट करें, फिर अपने हिसाब से चेंजेस करते रहे, जहां पर कोलिजियम सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। तो एक तो पहली बात जुडिशरी अपने आप को खुद ही अपॉइंट कर रही है, और दूसरी बात ये भी हो गया कि एक तरह से हमने खुद एक बॉडी बना ली जिसका कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र ही नहीं है।
तो ये पॉइंट क्या बना, ठीक है ना। तो चेक्स एंड बैलेंसेस वाला जो हम कहीं ना कहीं पॉइंट बोलते हैं, वो शायद यहाँ पे हमें थोड़ा डाइल्यूट होने को मिल रहा है। उसके साथ ही जब हम बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम की, तो यहाँ पर कोई नॉन जज के लिए कोई जगह ही नहीं है, ठीक है ना। ही कोई एग्जीक्यूटिव का बंदा है, ना ही कोई बार काउंसिल का बंदा है क्या, सिर्फ जजेस। तो कहीं ना जो बात नहीं होती कि आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माई बैक, तो जजेस कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नेपोटिज्म की पॉसिबिलिटी आ जाती है, जहां जजेस ही अपने आप को अपॉइंट करते हैं। तो उनकी मनमर्जी के लोग हो सकते हैं, कोई बाहर का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। साथ ही साथ बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट तरीका है। देखो, किस जज को कहाँ ट्रांसफर करना है, किसको कैसे प्रमोट करना है, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि किसको क्यों कर रहे हो। मान लो कि यहाँ थे दो लोग, ए और बी, हमने ए को प्रमोट कर दिया पर बी को प्रमोट नहीं किया, क्या रीजन था, कोई रीजन तो देना चाहिए या फिर इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो थोड़ा नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से थोड़ा ये काम वर्क करता है जो हमारा कोलेजियम सिस्टम है। तो यहाँ पर भी राइटर बोलते हैं कि नहीं, ये कोलेजियम सिस्टम के रिगार्डिंग ठीक नहीं है। तो देखो, इसी चीज को थोड़ा रेक्टिफाई करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने 2014 में एक एनजैक करके बॉडी भी बनाई थी, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यहाँ पर क्या था, हमारे जजेस तो थे ही थे, साथ ही साथ लॉ मिनिस्टर हो गया और दो एमिनेंट पर्सन भी यहाँ पर थे कि जो जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि ये बात चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हम थोड़ा एग्जीक्यूटिव की तरफ से भी लोगों को लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो एमिनेंट पर्सन को भी लेके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जजेस ही डिसाइड कर लेंगे। पर हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया एनजैक का, और उन्होंने क्या किया, ये जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था एनजैक वाला, इसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि नहीं, हमारे ये तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, इसको हटा दिया गया, इसको ओवररूल कर दिया गया इस चीज को। अब यहाँ पर देखो, राइटर भी यही बोलते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं था एक तरह से। और इवन यहाँ पर ना आप डिफरेंसेस भी देख सकते हो एनजैक और इस चीज के रिगार्डिंग, जो कि मैंने आपके साथ में देखे, ठीक है। तो राइटर बोलते हैं कि देखो, यहाँ पर हो सकता था कि कुछ यहाँ पे ना, अगर इनको एनजैक पसंद नहीं आया मान लो जुडिशरी को, तो एनजैक को हटाना ठीक नहीं था, एनजैक में कुछ चेंजेस लेके आ सकते थे। मान लो यहाँ पे दो बाहर से लोग आ रहे थे एमिनेंट पर्सन, उसको एक कर देते, ठीक है, उससे क्या होता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी मेंटेन रहती और साथ ही साथ बाहर से लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी हो जाता। पर नहीं, यहाँ पे जुडिशरी ने एनजैक को पूरी तरह से हटा के थोड़ा सा गलत किया है। कहीं ना कहीं जो अकाउंटेबिलिटी थी या परफॉर्मेंस थी, उसको यहाँ पे ये मैच कर सकते थे, बट अदरवाइज यहाँ पे तो अभी ओपेसिटी या फिर नॉन ट्रांसपेरेंसी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। उसी तरह से देखो, यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं वो ये बात भी कर रहे हैं कि अब आजकल इस तरह के कोई हमें एफर्ट्स नहीं देखने को मिल रहे जहां पर हम इस चीज को थोड़ा ब्रॉड बेस्ड बनाएं कि किस तरह से ट्रांसपेरेंट मेथड हो जो हमारे जजेस हैं उनको अपॉइंटमेंट का, ये हमें करने की काफी ज्यादा जरूरत है। इवन देखो, जो आर्टिकल 124 है, उसका आर्टिकल 124 का क्लॉज 3 हमें क्या बोलता है कि जो प्रेसिडेंट साहब है ना, वो किसी जज को अपॉइंट कर सकते हैं, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर उनकी नजर में वो क्या होता है, एक तरह का डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट। पर हमने पिछले सालों में तो देखा है कभी कि डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट किसी को अपॉइंट ही नहीं किया गया। तो राइटर यहाँ ये भी बोलते हैं कि क्या इंडिया में कोई डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट है भी या नहीं। तो इस तरह की चीजें थोड़ा जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग जो राइटर है उन्होंने काफी एक क्रिटिकल व्यू प्रेजेंट किया है, जहां पर वो बोलते हैं कि डेफिनेटली जो हमारा कोलेजियम सिस्टम है, बहुत सारे इश्यूज हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। जो ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा हो गया वो हो गया, और साथ साथ हमें कहीं ना कहीं इसको थोड़ा और ब्रॉड बेस्ड बना सकते हैं ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जुडिशरी जो कि हमारे देश के ना इतने इंपॉर्टेंट काम करती है कि लोगों को जस्टिस दिलाने का काम करती है, वहां पर भी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ पाए, जो चेक्स एंड बैलेंसेस का मैकेनिज्म है उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जा पाए। तो ये था पहला आर्टिकल जुडिशियल अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। तो जो सेकंड एडिटोरियल है वो डिस्कस कर रहा है द वॉर अगेंस्ट इलीगल गुड्स एज इंडिया फाइट। देखिए, यहां पर राइटर क्या बात कर रहे हैं कि राइटर ने स्टार्ट कर रहे हैं आपको होलसेल इन्फ्लेशन रेट, यानी कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ना, इस तरह की चीजों का डेटा देखे हुए कि इंडिया में ना करंटली क्या हो रखा है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रखी है। वैसे तो देखो वर्ल्ड वाइड ही ये चीजें बढ़ रखी हैं, पर इंडिया में भी ये कंपैरेटिव एज एन की इंडिया में भी ये चीज हाई देखने को मिल गई है। इवन डब्ल्यूपीआई देखो 12-13% के आसपास चल रही है, बट कहीं ना कहीं जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी हमारा जो 6% तक होना चाहिए, 2 से 6% के बीच में, वो भी 7% के आसपास कहीं ना कहीं चल रहा है। अब देखो, जब होती है महंगाई या बहुत तेजी से महंगाई बढ़ती है, उससे क्या होता है, जो आम लोग हैं, ठीक है ना, मेरे और आपके जैसे जो आम लोग हैं, उनकी जेब पे ऊपर बहुत खर्च पड़ता है, ठीक है। अब देखो, कमाई तो ऑलमोस्ट सेम सी ही है, ठीक है, इनकम आपकी उतनी ही है, पर आपका क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि महंगाई हो गई है, तो हर चीज में चाहे कुछ भी खरीदना हो आपको डेफिनेटली ज्यादा चीजें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो आप पता क्या सोचते हो, ऐसे टाइम के अंदर आप सोचते हो कि नहीं यार,
मैं कोई चीज आज खरीदने वाला था, इसको मैं अगले महीने खरीदता हूँ, क्यों? क्योंकि पैसे की कमी होगी, ठीक है। या फिर कोई चीज कम खरीदते हो। एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान लो कि आपको ना एक कोई भी चीज, मान लीजिए आपको कुछ वॉच खरीदनी थी, ठीक है, घड़ी खरीदनी है आपको मान लीजिए, तो आप सोचोगे कि नहीं यार, इस महीने तो बहुत खर्चा हो गया महंगाई की वजह से, ये घड़ी मैं अगले महीने खरीदूंगा, इस महीने नहीं खरीदूंगा। या फिर आप सोचते हो कि यार अच्छा, मैं 1,000 की घड़ी खरीदने का सोच रहा था, अब मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं 500 वाली घड़ी खरीद लेता हूँ। तो इस तरह की चीजें हो गया। या फिर कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में खरीदनी थी, अब मैं कम क्वांटिटी में खरीदूंगा, कुछ चीपर ऑल्टरनेटिव की तरफ मैं भागने लग जाता हूँ। इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अब देखो, मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, सस्ते वाली चीजें, ठीक है। पहले मैं 1,000 की घड़ी देखने की कोशिश कर रहा था, अब मैं 500 में सोच रहा हूँ कोई उसका ऑल्टरनेटिव मिल जाए, कोई सस्ती वाली चीज मिल जाए। अब जब ऐसा सिचुएशन आती है, तो होता क्या है, फिर मार्केट में आ जाती है कुछ इस तरह की गुड्स, जो कि होती क्या है, होती वो सस्ती है, उनका रेट कम होता है, पर उनकी क्वालिटी खराब होती है। या फिर फेक ब्रांड्स आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आप सोच रहे थे कि अच्छा मैं एडिडास के जूते ले लूंगा, पर वो एडिडास ना होके क्या बन जाता है, एबीबास बन जाता है, ठीक है। इस तरह के फेक ब्रांड्स आ जाते हैं, जिससे कई बार होता है कि हमें पता भी नहीं लगता, और ऊपर से एक पैरेलल इकोनॉमी इमर्ज हो जाती है इन चीपर ऑल्टरनेटिव्स की वजह से। इवन जैसे आप देख रहे हो कि चाइना का भी एंगल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। किस सेंस में? क्योंकि आप देख रहे हो कि चाइना के प्रोडक्ट्स काफी चीपर होते हैं। इवन जब राइटर बात कर रहे हैं कि आने वाले थोड़े दिनों में अब हमें दिवाली फेस्टिवल देखने को मिलेगा, और दिवाली फेस्टिवल में चाहे आप गणेश जी लगा लीजिए, या फिर दिवाली की लाइटें लगा लीजिए, और जो अलग अलग हमारे पास चीजें होती हैं, दिए हो गया, इस तरह की चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं, वहां पर चाइनीज गुड्स का बहुत तेजी से ना एक बाढ़ सी आ जाती है, राइट। अब देखो, गवर्नमेंट ने भी, राइटर बोल रहे हैं कि काफी अच्छा काम किया है, गवर्नमेंट ने डेफिनेटली अच्छे स्टेप्स लिए हैं इस चीज को कम करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग कर्नाटका में कुछ अलग अलग फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया है इसके अंदर, जहां पर हम जो इंडियन गुड्स को ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ राइटर ये भी बात कर रहे हैं कि जो इलीगल गुड्स मार्केट आई ना, एक तरह से जब हम सस्ते वाले ऑल्टरनेटिव तरफ जा रहे हैं कि अच्छा 1,000 वाली घड़ी नहीं चाहिए, 500 वाली ले लेता हूँ, उससे जो सस्ते वाले ऑल्टरनेटिव या फेक ब्रांड्स आ जाते हैं, उससे इलीगल गुड्स मार्केट एक बन जाती है। यस। और देखो, ये चलो सबको नुकसान तो है ही है, पर इसके साथ ही हमारे जो गवर्नमेंट है उसको भी बहुत नुकसान है। देखो, जब मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, ठीक है ना, तो डेफिनेटली उसके कॉरस्पॉन्डिंग जीएसटी हो गया या कुछ ना कुछ टैक्सेस आप गवर्नमेंट को भी पे कर रहे हो। बट ऑन द अदर हैंड, जब ये फेक मार्केट, ठीक है, फेक ब्रांड्स वाली मार्केट, ठीक है, या फिर चीपर ऑल्टरनेटिव वाली मार्केट आ जाती है, कहीं ना कहीं ये एक तरह की क्या बना देती है, पैरेलल इकोनॉमी बना देती है। एंड इसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट को ये जीएसटी या बाकी और चीजों का रेवेन्यू आ रहा था, वो रेवेन्यू खत्म, तो गवर्नमेंट को भी लॉस हो गया कहीं ना कहीं। यस। गवर्नमेंट के लिए क्या था, टैक्स आ रहा था, और गवर्नमेंट ने क्या खर्च करना था इस टैक्स को, लोगों की एजुकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, लोगों की हेल्थ के कॉरस्पॉन्डिंग। पर अब उन चीजों को वो खर्च नहीं कर पाएगी, और यहाँ पर दिक्कत हमारी गवर्नमेंट को भी है, और हमारे जो पुअर लोग हैं जिनके ऊपर ये खर्चा होना था, वो भी यहाँ पे दिक्कत आ गई, ठीक है ना। और स्पेशली जो राइटर बता भी रहे हैं कि जो इलिसिट मार्केट है ना, वो मेजरली 5 इंडस्ट्रीज के अंदर है। कौन सी इंडस्ट्रीज? आप देख सकते हो, मोबाइल फोन के कॉरस्पॉन्डिंग, कई बार आपने खुद भी देखा होगा, कई बार आप मोबाइल लेने जाते हो, तो आपको जो शॉपकीपर होता है बोलता है, अच्छा आप बिल वाला लेना चाहते हो मोबाइल, या बिल के बिना लेना चाहते हो? तो बिल के बिना वाला वो 1,000 रुपये आपको कई बार सस्ता दे देता है। वो इस तरह से मार्केट चल रही है, ठीक है। जो एफएमसीजी हो गया, हमारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गया, हाउस होल्ड पर्सनल गुड्स हो गया, पैकेज गुड्स हो गया एफएमसीजी के, साथ ही साथ टोबैको प्रोडक्ट्स और एल्कोहलिक बेवरेजेस, इनकी जो इलिसिट मार्केट है ना, जो मार्केट चल रही है, वो 2,60,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। देख रहे हो कि गवर्नमेंट को किस तरह से बड़ा एक लॉस यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है, क्योंकि हमने इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर एफर्ट्स शायद नहीं लिए। उसी तरह से देखिए, यहाँ पे बात ये भी हो रही है कि किस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेड के अंदर इंडिया का रैंक यहाँ पे बता रहे हैं, इस पर्टिकुलर जो ईआईयू की जो रिपोर्ट है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की, ठीक है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हमें आज भी इंडिया को एक्शंस लेने की जरूरत है, ताकि ये जो फेक ट्रेड चल रहा है, इलिसिट ट्रेड चल रहा है, इसको हमें जो रिस्क है, इसको हम इंडिया एज अ कंट्री कम कर पाए, ठीक है। ये जो अनलॉफुल ट्रेड है ना, इसको हमें कम करने की जरूरत है एज अ कंट्री। एंड इवन सबसे ज्यादा जो मेजर सेक्टर है, वो कौन सा सेक्टर है? टोबैको प्रोडक्ट्स हो गया, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये नियरली 50% जो ओवरऑल हमारे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स लॉस हुआ ना, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं का ही है, राइट। तो इस तरह के पॉइंट्स डेफिनेटली राइटर बता रहे हैं, और साथ ही साथ बात भी कर रहे हैं कि हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है टैक्सेस को रैशनलाइज करने की। अब टैक्सेस वाला पॉइंट यहाँ पे कैसे आ गया? देखो, कई बार पता क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज के ऊपर टैक्स आपने लगा दिया 40%,
तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या कोशिश करेगा, वो करेगा कि नहीं यार ये तो टैक्स ही बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना किसी और तरीके से, बेसिकली कोई इलीगल तरीके से मैं इंडिया में ले आता हूँ, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं मैं बिना सारी चीजें इनको हटाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे टैक्स ना पे करना पड़े। ठीक है, वो यही कोशिश करेगा क्योंकि उसका माल सस्ते में बिक जाएगा, ठीक है, और उसकी कमाई ज्यादा हो सकती है, तो वो टैक्स की चोरी करने की कोशिश करेगा। अगर मान लो ये टैक्सेस ही हमने रैशनलाइज कर दिए, मान लो 10% ही कर दिया, तो शायद इसको जितना पैसा ये इलीगली लाने में लगेगा उतना तो ये टैक्सेस में ही लग जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम टैक्सेस को कम करें या टैक्सेस को रैशनलाइज करें, उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, ये जो इलीगल इकोनॉमी चल रही है या फिर जो हमारी लोकल इकोनॉमी को हैम्पर कर रही है, जो इलीगल प्रोडक्ट्स हो गया, स्मगलिंग वगैरह की चीजें, इनको हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, इन चीजों को हम प्रॉपरली रोक के अपनी और इकोनॉमी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इस तरह की चीजों को रोक पाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, गवर्नमेंट को भी जो यहाँ पर से टैक्स नहीं मिल रहा था वो यहाँ पर से टैक्स मिलने लग जाएगा, साथ ही साथ वो जो इलीगल इकोनॉमी थी वो अब लीगल हो जाएगी। ठीक है, तो लोकल इकोनॉमी को भी इससे बहुत बेनिफिट्स होंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जॉब मिलेगी, तो ओवरऑल काफी सारे सेक्टर्स के अंदर इसके आपको मल्टी फैसेटेड एडवांटेजेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही देखो चाइना की भी, जो है हमारे जो राइटर है वो भी बात कर रहे हैं किस तरह से कि चाइना ने भी एक इंपॉर्टेंट काम किया है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां वो इस तरह से इंश्योर करती हैं कि वो अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करें। मीनिंग क्या है, मान लीजिए कोई कंपनी है इंडिया की, मतलब मान लीजिए कोई यूएस की कंपनी है, मान लो ऐसा मान लो, इस यूएस की कंपनी ने क्या किया, ये इंडिया में आई, इन्होंने यहाँ पे इंडिया में से कुछ कमाई करी, प्रॉफिट। अब हो सकता है क्या कि जो प्रॉफिट है ये वापस ले जाए यूएस में, राइट, कमाया पैसा इंडिया में पर जो प्रॉफिट वहां से आया वो कहाँ ले गए, वो वापस यूएस में ले गए। अब यहाँ पर भी इंडिया में दिक्कत आ गई ना, अगर ये सोचो, अगर ये जो कमाई करी इन्होंने इंडिया से करी, अगर इस पैसे को इंडिया में ही ये कंट्री, ये जो कंपनी है ये इंडिया में ही इन्वेस्ट कर देती, डेफिनेटली उससे इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होती, इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती, तो इस तरह से बहुत ही इंडिया एक तरह से एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ सकता था। पर अगर ऐसा ना हो, ठीक है, प्रॉफिट वापस ले जाएं, तो ये सारी दिक्कतें आ गई, तो इंडिया को क्या करने की जरूरत है, एक तरह से प्रॉफिट रिपेट्रिएशन करने की जरूरत है। यहां पर क्या होता है कि अगर एक फर्म है ना, अगर उसने कहीं और दूसरी कंट्री से पैसा कमाया, तो वो कितना पैसा वहां पे वापस अपनी कंट्री में लेके जा सकती है, कितना पैसा यहीं पे लगाना पड़ेगा, इस तरह की चीजें अगर हम इंश्योर कर पाए कि इंडिया में ही वो पैसा लगे, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें हम उन चीज को वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ राइटर ये भी बोल रहे हैं कि प्रॉपर लॉ इन्फोर्समेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए प्रॉफिट रिपेट्रिएशन, जो मैंने बताया ना कितना अपने घर वापस लेके जा सकते हो उसके ऊपर। स्मार्ट टैक्सेशन, जो हमने टैक्सेशन के रिगार्डिंग हमने देखा किसको, उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। उसके अलावा प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूजेज, जैसे एआई हो गया, बिग डेटा हो गया, ब्लॉकचेन, इन सभी को यूज करके भी हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज इलीगल है, कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना टैक्स दिया गया है, ये सारी चीजें। तो ये ओवरऑल जो कहीं ना कहीं एक पैरेलल इकोनॉमी बनी हुई है ना, उस पैरेलल इकोनॉमी को कट कर सकते हैं, एंड ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट्स आ सकते हैं, लोगों की नई जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, लोकल इकोनॉमी को बेनिफिट हो सकते हैं, और यही ट्रू सेंस में अपनी आत्मनिर्भरता को दर्शाएगा और हमारी एक प्रोग्रेस की तरफ ये कदम बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये था किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को यहाँ यूज करेंगे, एंड ओवरऑल हम ये जो ओवरऑल इकोनॉमी है, जो इलिसिट इकोनॉमी है, उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, उसको मतलब एक तरह से उसको हम टैकल कर सकते हैं, राइट। चलते हैं थर्ड आर्टिकल की तरफ। तीसरा एडिटोरियल क्या है, वी नीड अ फॉरेस्ट लेड कॉप 27। देखो कॉप आप सभी जानते हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉप 26 हुई थी ना, कहाँ हुई थी, ग्लासगो के अंदर। ठीक है, वहां पर भी कोई काफी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए थे, पर राइटर यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें कॉप 27 की जरूरत है जो कि एक फॉरेस्ट लेड हो। और यहाँ पर ना इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात करी है टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी का कितना रोल है इस चीज में एक्चुअल में, क्या टेक्नोलॉजी में उतना इंपॉर्टेंस है जितनी हम हमेशा बात करते रहते हैं, उसको मेजरली यहाँ पे डिस्कस किया गया हुआ। देखो यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ना, हमें असिस्ट कर सकती है, मतलब हेल्प कर सकती है, पर ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इकलौता यही सोल्यूशन है, हमें बाकी सॉल्यूशंस के साथ मिलकर ये काम करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस बट इट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। यहाँ पर राइटर ने एक तरह से डेटा भी दिया हुआ है कि किस तरह से हम ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल हीटिंग हमने कर दी हुई है। ठीक है ना, तो 5 डेंजरस पॉइंट हम वहां तक ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो हमें जरूरत क्या है, डेफिनेटली आज के टाइम पे जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज की बात होती रहती है कि टेक्नोलॉजी का सर्वाइवल बहुत जरूरी है, राइट। और इसी को क्या बोल देते हैं, टेक्नो डिटर्मिनिज्म। टेक्नो डिटर्मिनिज्म का क्या मतलब है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है और हमारी ओवरऑल सोसाइटी या फिर जो नेचर है,
उसके साथ क्या लिंकेज है दोनों का। कुछ ऐसे हैं जो बताते हैं कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के हर पर्टिकुलर फील्ड में इंपॉर्टेंस है, और जो भी उसके अंदर इम्पैक्ट आता है वो डायरेक्टली हमारी सोसाइटी को, हमारे नेचर को, हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। बेसिकली एक तरह से पूरा रेवोल्यूशनाइज कर जाता है, ठीक है ना। तो किस किस पर्टिकुलर चीज पे, क्या टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये सारे एक्शंस डिपेंड करते हैं, इसको बोल देते हैं टेक्नो डिटर्मिनिज्म। और कितनी डिग्री तक कितना इंपैक्ट उसका आता है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाती है, डिग्री। पर राइटर यहाँ पे ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी इन चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कि अकेले अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया तो ऐसा नहीं है कि हम इन सारी चीजों को टैकल कर लेंगे। ऑल्दो लोग ऐसा बोलते हैं बहुत सारे, बट राइटर ऐसा नहीं मानते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे ना कि टेक्नोलॉजी के लिए आप देख सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट रोल टेक्नोलॉजी ने हिस्ट्री में प्ले किया हुआ है। आप बात कर लीजिए नॉर्मन बोरलॉग की, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो उस टाइम पे एक तरह से वर्ल्ड के अंदर हंगर था उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करी, और जो हमारी फील्ड्स यील्ड थी उसको इम्प्रूव किया हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स के थ्रू, और बाकी और चीजें भी इनका कंट्रीब्यूशन काफी रहा है। पर आज के टाइम पे हमारे एक नॉर्मन बोरलॉग से काम नहीं बनेगा। जो आज के टाइम पे हमारे इश्यूज है ना, हमें हमें बहुत सारे नॉर्मन बोरलॉग्स की जरूरत है जो कि क्लाइमेट को, जो इश्यूज हैं उनको टैकल करने में हेल्प कर पाए। अब देखो COP26 जो मैंने बताया ना ग्लासगो में हुई थी, वहां पर भी टेक्नोलॉजी का काफी यूज करने की बात करी गई, कि उन्होंने बोला कि COP26 के अंदर कि हमें जो नॉन एमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो हाइड्रो पावर हो गया, रिन्यूएबल्स हो गया, न्यूक्लियर फिजन हो गया, इसकी तरफ बढ़ने की जरूरत है। एक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जहां पर जो भी कार्बन बनी उसको एक तरह से हमने नीचे उसको कर दिया ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। बायोमैस की बात करी गई। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे तो ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस थी जो COP26 थी। पर अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी को अगर हमने यूज कर भी लिया, बहुत अच्छे से यूज कर भी लिया, तब भी क्या इफेक्ट आएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे राइटर ने डेटा दिया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने नॉन एमिशन इलेक्ट्रिसिटी की बात करी, नॉन एमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी जो कि हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल और न्यूक्लियर फिजन से थी। तो हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, 4 किलोवाट आवर पर डे की, पर हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 32 की। सेम चीज हमने बात करी है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के अंदर। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर क्या करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात यह है कि जो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू अचीव कर सकते हैं वर्सेस जो हम अचीव करना चाहते हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। तो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट तो है, पर सिर्फ टेक्नोलॉजी को अगर हमने यूज कर लिया उससे क्या हमें रिजल्ट मिल जाएंगे, द आंसर इज नो। सिर्फ कुछ परसेंटेज तक रिजल्ट मिल सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी द ओनली सोल्यूशन। उसी तरह से देखिए न्यूक्लियर प्लांट की रिगार्डिंग भी बात करी गई है, किस तरह से यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। पर फिर वही बात आ जाती है कि हमें इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा, हमें शायद टेक्नोलॉजी के कॉरस्पॉन्डिंग वो चीजें ना हो पाए। इसी तरह से जो हमने एक तरह से प्लेज ली थी कि हमें डिफॉरेस्टेशन को खत्म करना है, वो प्लेज भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ही वेग थी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे ना, मान लो बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करो, हो सकता है कि इन फॉरेस्ट को तबाह कर दो और आप सोचो कि नहीं हम कहीं और जगह पे फॉरेस्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे राइटर क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो आपने फॉरेस्ट हटा दिए, उसकी जगह आपने किसी और जगह पे फॉरेस्ट को लगा दिया। पर क्या इन दोनों की एफिशिएंसी, इन दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है? द आंसर इज नो। क्योंकि देखो ये वाले फॉरेस्ट कौन से थे, जो नेचुरली थे। ये वाले क्या है, हमने आर्टिफिशियली प्लांट किए हुए हैं। तो इनकी जो इंपॉर्टेंस है, इनकी जो कहीं ना कहीं नेचर को ठीक करने में जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा थी। पर यहाँ पर सेम अमाउंट अगर आपने प्लांट कर भी दिया ना, तो उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये वाले नेचुरली थे तो नेचुरली की ज्यादा होती है। तो इसी तरह से ये भी बता रहे हैं कि हम शायद सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट का जैसे इंपॉर्टेंस बता रहे हैं राइटर की, फॉरेस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड कहीं ना कहीं हमें जो क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी दोनों को साथ में लेके जाना चाहिए। देखो जैसे आप देख रहे हो फॉरेस्ट के अंदर, जैसे हम फॉरेस्ट को मान लीजिए डिप्लीट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को हम तबाह कर रहे हैं, उससे हो क्या रहा है, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी भी तो है। अलग अलग हमारे पास जो रेयर स्पीशीज हो गया, ठीक है, IUCN के अंदर आप जानते हो जो अलग अलग उनकी कैटेगरीज होती हैं, वो बहुत सारी ऐसी हमारी स्पीशीज है जिनको कहीं ना कहीं हम खो चुके हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का यही तो रीजन है कि कई बार हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हम फॉरेस्ट हटा देंगे, यहाँ नया लगा देंगे, पर उससे बात नहीं बनेगी। हमें इन फॉरेस्ट को ही प्रमोट करना है, इनको ही जो इसकी डिस्ट्रक्शन है इसको प्रिवेंट करना है। उसी तरह से राइटर ने बात करी गई है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल सिस्टम के साथ लिंक करते हैं, जहां पर आपके फॉरेस्ट आ गया,
आपके फ्लड पिन आ गया, आपके वेटलैंड आ गया, आपकी सॉइल आ गई, जो सारे क्या करते हैं ह्यूमन वेलबींग के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, चाहे वो क्लाइमेट रेगुलेशन हो, चाहे वो फ्लड प्रिवेंशन हो, इस तरह की चीजें। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वहां आपके डैम्स, रोड्स, सीवेल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या फिर ब्रेक वाटर्स भी आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो कि हमें बताई गई थी दास गुप्ता रिव्यू इंडिपेंडेंट में। एक्चुअली में ये हमारे एक इन्वायरमेंटलिस्ट कह सकते हो, पार्थ दास गुप्ता जी हैं। तो इनके द्वारा बताया गया था कि हम सिर्फ ना इकोनॉमी को ही लिंक करते हैं, पर एक्चुअल में इन्वायरमेंट के को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर कहीं ना कहीं हम इस इन्वायरमेंट की फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस या फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को समझने लग जाएंगे, तब हम रियलाइज करेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस इस चीज की हमें हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो कितना ज्यादा, 7.6 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2 हर साल अब्सॉर्ब करते हैं। तो डेफिनेटली क्या हम इसको अपनी, जैसे मान लीजिए ना जीडीपी के कैलकुलेशन में, क्या इसको इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली बहुत सारा डेटा ही इन्होंने यहाँ पे मेजरली ना प्रोवाइड किया हुआ है कि कितना हमें ये चीज कर सकते हैं। अगर हमारे ट्रीज हैं, ठीक है, ट्रीज की काटने की वजह से हम कहीं ना कहीं हर साल नियरली 4.8 बिलियन टन का ग्रॉस कार्बन एमिशन हमें देखने को मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर सेम चीज 85 मिलियन कार्स भी करें, तब भी वो इतना एमिशन नहीं कर पाती। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है कि हमें इन चीजों को, ट्रॉपिकल ट्री लॉस कवर जो हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है, राइट। आईपीसीसी की रिपोर्ट भी है हमारे सामने जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हमें अपने नेचुरल सिंक्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं उनको कंजर्व करने की जरूरत है। इसके साथ ही बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन का भी मुद्दा जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक तरह के दोनों के बीच में कार्बन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज हमें देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी हमें ट्रांसफॉर्म करना है ताकि हम उसी डायरेक्शन में मूव कर पाए। एंड लास्टली जो राइटर बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक तरह से, जो हम बात डिस्कस करते हैं अर्थ ओवरशूट डे की। कहने का क्या मतलब, देखो अर्थ की ना एक कैपेसिटी होती है अपने आप को खुद रीजनरेट करने की, पर अगर हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो इतने ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर ले कि अर्थ की जो कैपेसिटी थी रीजनरेट करने की उससे भी बहुत ज्यादा हो जाए, तो अर्थ कभी अपने आप को रीजनरेट कर ही नहीं पाएगी और हमारी ह्यूमैनिटी ने एक्सेसिव यूटिलाइजेशन कर लिया। और पिछले कुछ सालों में हम यही कर रहे हैं कि अर्थ को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि जितना रीजनरेशन होना था उससे कहीं गुना वो हम यहाँ पर उसको कर रहे हैं। एंड इवन इस साल ये डे आया था 28 जुलाई को। जितना जल्दी ये डे आ जाता है उतना कहीं ना कहीं शो करता है कि ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रही है एज कंपेयर टू द कैपेसिटी विच द अर्थ हैज फॉर रीजनरेशन। और इसी तरह से बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस तो सिर्फ एक सिम्टम है, पर एक्चुअल इशू क्या है, हमने अर्थ की जितनी रीजनरेटिव कैपेसिटी थी उसके भी बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पे हमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो जरूरत क्या है, हमें नेचुरल थिंग्स को कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन को इंप्रूव करना और जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं उनको रिस्टोर करना। इन्हीं को यूज करते हुए ही हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ साथ ना बाकी इन चीजों को यूज करेंगे, तो तभी हम कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। इसी वजह से राइटर क्या बोल रहे हैं, हमें जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 है वो एक फॉरेस्ट लेड इनिशिएटिव होना चाहिए जिससे ओवरऑल इकोसिस्टम इंप्रूव कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों एडिटोरियल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।